नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। बांग्लादेश के भीतर से भयावह खबरें आ रही। शेख हसीना सरकार के खिलाफ तथाकथित छात्र आंदोलन का असली चेहरा और जिहादी चेहरा अब बेनकाब होने लगा है। बांग्लादेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुओं की संपत्तियां लूटी जा रही, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा, सरेआम हिंदू नेताओं की मॉब लिंचिंग हो रही है और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया जा रहा। यह उस आंदोलन का असली चेहरा है जिसे आज भी पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग छात्र आंदोलन बताने में जुटा हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार को हिंदुस्तान का लेफ्ट इकोसिस्टम तानाशाह बता रहा है और उसे उखाड़ कर फेंकने वाली जिहादी और फौजी ताकतों की जो नई सत्ता ढाका में काबिज हुई है उसे क्रांतिकारी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लेफ्ट गैंग का टाइमलाइन टटोल कर देख लीजिए जरा। हर पोस्ट में बात तो बांग्लादेश से शुरू हो रही है, लेकिन निशाने पर मोदी सरकार। शुरुआत शेख हसीना से होती है और अंत नरेंद्र मोदी पर। सबका सार एक ही है कि हर तानाशाह का यही हश्र होता है। उनकी नजर में 5 बार बांग्लादेश में चुनाव जीत कर आने वाली शेख हसीना तानाशाह हैं और उसी चुनी हुई सरकार को हिंसा के बल पर उखाड़ फेंकने वाला जमाते इस्लामी और बीएनपी का जो जिहादी गठबंधन है वो लोकतंत्र का नायक है। हिंदू अल्पसंख्यकों की थोड़ी बहुत फिक्र करने वाली शेख हसीना तानाशाह है, लेकिन बची खुची हिंदू आबादी को हिंदुस्तान खदेड़ देने का मंसूबा पाले जिहादी संगठन लोकतंत्र के पुरोधा हैं। लोकतंत्र बांग्लादेश को गरीबी से के दलदल से निकालने में जुटी शेख हसीना को तानाशाह बता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंक रही ये जो जिहादी भीड़ दिखाई दे रही है वो उन्हें लोकतंत्र का पहरेदार दिखाई देती। बांग्लादेश की आजादी, उसकी समृद्धि और उसकी पहचान के लिए लड़ रहे राष्ट्रवादी शेख हसीना और उनके लोग उन्हें तानाशाह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सोरोस गैंग, पाकिस्तानी आईएसआई और बांग्लादेश के जो जिहादी संगठनों का गठजोड़ है उसमें उन्हें बांग्लादेश का भविष्य नजर आ रहा है। और सबसे बढ़कर तो ये कि हिंदुस्तान का लिबरल गैंग किसी कमरे में शूट किए गए क्लोजअप वीडियो को, प्रोपेगेंडा वीडियो को, जिसमें एक टोपी वाला आदमी हिंदुओं की रक्षा की अपील कर रहा है, उसे धड़ाधड़ शेयर करके साबित करने में जुटा हुआ है कि बांग्लादेश में सब चंगा है, हिंदू मुसलमानों में जबरदस्त एकता है। लेकिन उसी बांग्लादेश से हत्या, आगजनी, बलात्कार और लूट की तमाम दिल दहला देने वाली खबरें आ रही है, तस्वीरें आ रही है, उस पर चुप्पी साधे हुए। उल्टे लगभग धमकी वाले अंदाज में यह कह रहा है कि मोदी ने हिंदुस्तान में अगर हालात नहीं बदला तो यहां भी बांग्लादेश जैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती। देख लीजिए जरा कि ऐसे धमकीबाज, एजेंडाबाज जो नेता हैं उनकी लिस्ट में कौन कौन लोग हैं। एक बार कुछ बयान सुनिए पहले आप। जिस देश को हमने बनाया है उस देश की हालत देखिए। ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा, और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में
जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ भी एक आवाज़ थी। तो बांग्लादेश के बहाने हमारे देश का विपक्ष जिस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है वो कितना खतरनाक है, उसकी एक एक पड़ताल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जिसका कि आज आपको देना है जवाब और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो कौन से सवाल हैं, जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और इसका ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, जिहादी हमला कर रहे हैं। ऑप्शन बी, हिंदुओं को बचाना चाहिए, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। और ऑप्शन सी, जल्द हालात सुधरेंगे। यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 दिखाइए, बांग्लादेश मामले पर मोदी सरकार के रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं आप? और इसके जवाब में ऑप्शन ए है, जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभा रहे। ऑप्शन बी, मानवीय आधार पर मदद जारी रहनी चाहिए। और ऑप्शन सी, मोदी सरकार का रिस्पॉन्स बहुत सजग नहीं है। यह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 दिखाइए, बांग्लादेश में हिंसा की खबरों पर इंडी गठबंधन की जो प्रतिक्रिया है उसको कैसे देखते हैं आप? और इसके ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, इंडी नेता तुष्टीकरण कर रहे हैं। ऑप्शन बी, कट्टरपंथियों को उकसा रहा है इंडी गठबंधन। और ऑप्शन सी, इंडी के नेता सही सवाल उठा रहे हैं। तो ये 3 सवाल हैं जो कि बांग्लादेश के हालात से जुड़े हुए हैं और इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें बताना शुरू करिए। जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता ही है कि आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय जो QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे आपके सामने एक लिंक खुलेगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने और उसमें फिर अपना जवाब भर के उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए, इस पर अपनी राय जाहिर करना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर। हमने आपको अभी संजय राउत और फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनवाया। आप चाहें तो संजय राउत और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की बातों को नजरअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के नेता चाहे जो कह लें, लेकिन सच तो यह है कि बांग्लादेश के साथ आज के भारत की तुलना करना भी अव्वल दर्जे की बेवकूफी मानी जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिन परिस्थितियों और लोगों ने बांग्लादेश को विकास की पटरी से उतारकर अराजकता के चूल्हे में झोंक दिया, उस तरह के लोग हिंदुस्तान में भी कम नहीं। बांग्लादेश में एक ऐसा विपक्ष था जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर चुनाव को फर्जी और सरकार को तानाशाह साबित करने में दिन रात जुटा हुआ था। और हिंदुस्तान में भी विपक्ष का कमोबेश यही हाल है। ये तो कहिए कि इस बार विपक्ष की सीटें ठीक ठाक बढ़ गई, वरना याद करिए कि चुनाव से पहले कैसे पूरा विपक्ष ये माहौल बनाने में जुटा था कि अगर हमें सीटें नहीं मिली इसका मतलब यह होगा कि चुनाव आयोग से लेकर और ईवीएम तक सब फर्जी, सब फ्रॉड। इसी तरह का माहौल बनाकर बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। विदेशी ताकतों को इसी के बाद बांग्लादेश में घुरपेच करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी जब अमेरिका, यूरोप जाकर एक कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और दुनिया को यहां दखल देना चाहिए, तो जरा सोचिए कि वो किस तरह की आग से खेल रहे हैं। बड़े बहुमत से चुनी हुई सरकार को डिस्क्रेडिट करने का जो खेल है, इसी से इस पूरे गड़बड़ झाले की शुरुआत होती है। जैसे बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और जिहादी संगठन से मिलकर के बीएनपी ने जिस तरीके से उसको प्रश्रय दिया, खालिदा जिया जैसे उसके साथ खड़ी रही जमाते इस्लामी के साथ, क्या इसी तरह हिंदुस्तान में खालिस्तानी ताकतों को कई बार किसान और जिहादी ताकतों को सीएए का प्रदर्शनकारी कहकर बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की गई है? की गई है ना। इसीलिए जरूरी है कि ऐसी विध्वंसकारी ताकतों को लेकर सावधान रहा जाए, जो लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर बांग्लादेशी हत्यारों का समर्थन करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। क्योंकि मौका मिल गया तो ये भारत को भी बांग्लादेश बनाने में जुट जाएंगे। ये याद रखिए कि संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाला, रैलियों में तिरंगा लेकर चलने वाला जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रवादी ही हो। जैसे बांग्लादेश के पीएम आवास में घुसने वाले छात्रों को आंदोलनकारी कहा जा रहा था, लेकिन जब तथाकथित क्रांतिकारी इस पीएम आवास से बाहर निकलने लगे तो उनमें से कोई चोर तो कोई यौन कुंठा में डूबा हुआ छिछोरा नजर आ रहा था, जिसे महिलाओं के अंतर वस्त्रों की नुमाइश में भी शर्म नहीं आ रही थी। इसलिए जरूरी है
कि आंदोलन के पीछे छिपे असली चेहरे और उनके असली मकसद की पहचान वक्त रहते कर ली जाए। जरा सोचिए कि अगर ये लोकतंत्र और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई होती तो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा होता? आज क्यों बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों वहां हिंदू बेटियों का अपहरण किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है? इसका जवाब यह है कि यह लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई नहीं, ये सीधे सीधे कट्टरपंथी जमात का एजेंडा है। ये बांग्लादेश में सरिया राज की शुरुआत है, जिसका नतीजा यह है कि बांग्लादेश में हिंदू बेटियां, मां बहनें खून के आंसू रो रही हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें और कुछ बयान सुनवाते हैं जो बांग्लादेश से आई। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই, বড় ভাই, ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, ঘাটের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা চলে আসেন প্লিজ। এসে আপনারা তাদের সরিষাটার মোড়ে প্রত্যেকটা মোবাইল নিয়ে চলে গেছে, এসিটা পর্যন্ত শোরুমে খুলে নিয়ে গেছে, টাইলস নিয়ে গেছে, চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আপনারা কোথায়? এটার জন্য কি আমরা এই স্বাধীনতা করলাম? রড বিভাগ থেকে শুরু করে কমন সব নিয়ে যাচ্ছে। যারা আমরা আন্দোলনে ছিলাম, আমার ছোট ছোট ভাই বোনরা, প্লিজ বন্ধের আসা দোকানে ভাইয়া আপনারা নেমে যান না প্লিজ। मैं संजय राउत और फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं इन तस्वीरों को देखने के बाद कि क्या उन्हें हिंदुस्तान में बांग्लादेश टाइप की ऐसी लोकतांत्रिक लड़ाई चाहिए जिसमें माइनॉरिटी को जीने खाने का हक भी ना हो। बांग्लादेशी हिंदुओं के कत्लेआम को नजरअंदाज कर रहे हिंदुस्तान के विपक्ष को एक तस्वीर और एक नारा सुनाना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में गूंज रहा है। कुछ उसमें से कुछ नारे सुनिए और फिर उसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा मैं आपको। सुन रहे हैं आप इस नारे को? उसमें से एक नारा है तुमी के आमी के, रजाकार रजाकार। बांग्लादेशी उत्पाती रजाकार के नारे लगा रहे हैं। मैं कौन तुम कौन, रजाकार रजाकार, इस तरह के नारे लग रहे हैं। जानते रजाकार कौन थे रजाकार? साल 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में रजाकार नाम की एक क्रूर सेना पाकिस्तान ने तैयार की। रजाकार शब्द का हिंदी में अर्थ होता है सहायक, असिस्टेंट। रजाकार पाकिस्तान का सहायक था, समर्थक था, और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर रजाकारों ने बांग्लादेश की आजादी के विद्रोह को दबाने के लिए ऐसी ऐसी कोशिश की और इतना जुल्म किया पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर मुक्ति युद्ध में शामिल बांग्लादेशियों पर, उनके नागरिकों पर, कि उसमें से वर्णन नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बांग्लादेश में रजाकार को एक अपमानजनक शब्द माना जाता था और बांग्लादेश में देशद्रोही और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल करके उन्हें अपमानित किया जाता था। आज बांग्लादेश के तथाकथित आंदोलनकारी खुद को रजाकार कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ढाका से लेकर न्यूयॉर्क तक बंगबंधु शेख मुजीब का नामो निशान मिटाया जा रहा है।
बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान के नफरत को लेकर के जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, उसको देखकर लगता है कि लोकतंत्र और संविधान की ढेला भर फिक्र नहीं है उन लोगों को जिनको कि प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी कहा जा रहा है। ऐसा होता तो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को नहीं तोड़ते, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से निकालने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। और आखिर में वो उसी आजादी, संविधान और लोकतंत्र के लिए शहीद भी हो गए। आज का बांग्लादेश उस मुजीबुर रहमान से नफरत कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच चुका है। और इस देश का लेफ्ट लिबरल गैंग जो है वो उस आंदोलन को और इस सफर को, इस पड़ाव को सेलिब्रेट कर रहा है। कह रहा है कि आंदोलनकारियों की और प्रदर्शनकारियों की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, तानाशाह का अंत हुआ। आप इन तस्वीरों को देखकर अगर आपको लगता है कि ये बांग्लादेश में तानाशाही का अंत और लोकतंत्र का उदय है, तो आप सोचिए कि आपकी मानसिकता और ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है। तो बांग्लादेश के जो आज के हालात हैं उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, और बांग्लादेश के हालात पर इस देश में जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन हैं, और अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सबसे पहले अवनिजेश जी के पास जाऊं। अवनिजेश, आज जो तस्वीरें हम बांग्लादेश में देख रहे हैं और उन तस्वीरों को देखकर हिंदुस्तान में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, खास करके जो लिबरल खेमा है उसकी तरफ से, आपको लगता है कि हम इस देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस देश में भी इसी तरह की क्रांति, इसी तरह के तथाकथित आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? रंजीत जी, मेरा आपके ना दो शब्दों पे ऐतराज है। पहले तो इनको लिबरल कहना बंद कीजिए। ये काहे के लिबरल ये होती, लिबरल नहीं है ये लोग। ये कूप मंडूक हैं, एक खास एजेंडे पर चलने वाले लोग। दूसरा, क्रांति का तो सवाल ही नहीं उठता। ये क्रांति ऐसे होती है क्या? हाँ, आपने तो सिर्फ अभी नेताओं का नाम बताया। मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था जो पहले कभी अपने आप को जर्नलिस्ट कहा करते थे, बहुत धीरे गति से समाचार पढ़ने के अंदाज में जो बात किया करते थे। उन्होंने कहा कि ये लूट नहीं है, ये जनता को, इसको आप लुटेरा मत कहिए जनता को। ये लूट नहीं है, लूट नहीं रहे। ये वास्तव में जनता को अपने अधिकार की पहचान हो गई है। हाँ, ये तक कह रहे हैं लोग। मुझे इन पर, यूट्यूबर पर और फारूक अब्दुल्ला जी पर बिल्कुल किसी भी तरीके का आश्चर्य नहीं है, लेकिन हैरत हो रही है वो संजय राउत जो आज भी कहते हैं कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द उनको वहां पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को, अभी आपने फोटो दिखाई, वीडियो दिखाया, वहां के हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहा है। ऑल आइज ऑन राफा, ये तो वर्ड ट्रेंड बनता है, लेकिन कश्मीर पर जब निकाला गया तब, और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है या पाकिस्तान में जो होता है, किसी भी इन तमाम जिनको आप लिबरल कह रहे हैं, और मैं इनको बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि बहुत ही कूप मंडूक वाले लोग हैं, एक खास एजेंडा को लेकर के चलने वाले लोग हैं, इनका एक ट्वीट देखा कभी किसी ने एक ट्वीट देखा हो तो बताइए? नहीं है। रंजीत जी, वास्तव में आज और मैं एक बात कहता हूं, यहाँ के सारे भारतवर्ष की तो सारी उनके लिए आरएसएस को जिम्मेदार है। ये बांग्लादेश में आरएसएस कहां से आ गया? फ्रांस में, लंदन में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, वहां कहां से आरएसएस आ गया? तो इसलिए ये एक खास तरीके की चल रहा है। और मैं आपको फिर रंजीत जी बताऊं कि देश के लोगों को ये मानना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि अब चुप बैठना नहीं, ऐसे तमाम लोगों को बाकायदा मुखर होकर के जवाब देना चाहिए, वरना वही हालत होगी जो बांग्लादेश में। 17 करोड़ जनता है, 17 करोड़ जनता देश सड़कों पे नहीं थी, कुछ लाख लोग रहे होंगे। 17 करोड़ की तुलना में बहुत कम थे। लेकिन अगर हिंदुस्तान का वो लोग जो आज हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति से, जिसको मालूम है कि आज भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, जिसको मालूम है कि आज हम किस स्थिति में अपने पड़ोसियों के साथ देख लें और विश्व के स्तर पर देख लें, हमारा जीवन स्तर कहां तक कहां पहुंचा है, हमारे वीजा की, हमारे पासपोर्ट की इज्जत कितनी बढ़ी है, अगर वे सब लोग सड़क पर आने का मतलब मुखर होकर कहें कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, नहीं आप गलत कह रहे हैं, जहां भी जो कोई बोले उसका मुखर विरोध करें,
तब हम इस प्रवृत्ति पर, हाँ। जो आपने जिस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है, उस प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर ठीक बात सकते है। हैं। तहसीन पूनावाला, बांग्लादेश में एक ऐसा विपक्ष था जिसने की वहां की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्क्रेडिट करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ था, और दुर्भाग्य से इस देश में भी एक ऐसा विपक्ष है जो कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्क्रेडिट करने में दिन रात जुटा हुआ रहता है। वो कहता है कि इस देश का ईवीएम फेक है, वो कहता है कि इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, इस देश की सारी संस्थाएं बायस्ड हैं, और वो जाकर के इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में ये कहता है कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ये जाकर कहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्राइसिस में है, और दुनिया को इसमें दखल देना चाहिए। क्या ये वही सोच नहीं है जिसने आज बांग्लादेश को इस मुकाम पे पहुंचा दिया? मैं 5 सेकंड तहसीन, मैं ममता बनर्जी की तारीफ करना चाहूंगा। ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो नीति है, हम उसको फॉलो करेंगे, और ये खास तौर से इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा से शुरू से एंटी कम्युनिस्ट रही हैं, वो जानती हैं। इसलिए मैं आज सल्यूट मारता हूं ममता बनर्जी को, उन्होंने जिस तरीके का वक्तव्य दिया। तहसीन पूनावाला, रंजीत जी, मुझे लगा, जेन्युइनली लगा, और मैं भारत से गलती करा कि एक इस शो पे हम एक्चुअल में कोई बातचीत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस को लेकर जो हमारे देश को इनगल्फ कर रहा है, लेकिन वही हो गया हिंदू मुसलमान। वही गलती मैंने दोबारा से कही। कोई बात नहीं, मेजर जनरल सिन्हा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। आप जैसे लोग हैं इसलिए हमारा देश सुरक्षित है, इसलिए आपके सर्विसेज के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। शेख हसीना चाहती थी एक विपक्ष मुक्त बांग्लादेश। विपक्ष पे उनके अगर आप टीवी चैनल्स और न्यूज चैनल्स देखे, वही होता था। रोज रात को विपक्ष को एंटी नेशनल कहा जाता था। जो लोग प्रोटेस्टर्स थे उनको कहा जाता था कि आप रजाकार हो, आप फॉरेनर्स हो, आपको फॉरेन फंडिंग मिली, आप देशद्रोही हो, और जो हुआ, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की दुहाई दी जाती थी। ये पहली बार है और बहुत कम ऐसे मौके हुए जब भारत में विपक्ष, और मैं अग्निवेश जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, भारत में विपक्ष और सरकार आज एक पेज पे है। एजेंडा जिसको जो चलाना वो चलाए, मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। अगर आप देखिए विपक्ष और सरकार एक पेज पे, और हमें सोचना चाहिए एज अ नेशन, मुल्क की तरह, कि क्या हो रहा है हमारी नेबरहुड में। बांग्लादेश में जो हो रहा है, ना ही वो नरेंद्र मोदी जी की गलती है, ना ही वो राहुल गांधी की गलती है, लेकिन हमारा सबसे क्लोजेस्ट एलाई, हमारा सबसे करीबी दोस्त, वो इस वक्त टर्मोइल में है, और ये भारत पे इफेक्ट होगा। एक तो हमारा बॉर्डर है 3000 किलोमीटर से ज्यादा बांग्लादेश के साथ, दूसरा वहां से हमारे ऐतिहासिक ताइज है, बांग्लादेश एक बार अखंड भारत का हिस्सा रहा है, और तीसरी चीज, शेख हसीना के जाने के बाद खालिदा जिया और जो इस्लामिक पार्टी आएगी वो चाइना और पाकिस्तान के क्लोज है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी सरकार, आप शायद संजय राउत का एक बेवकूफ वाला बयान दिखा दे, या फारूक अब्दुल्ला क्या भाजपा वालों का कोई एक बेवकूफ वाला बयान दिखा दे, पूरी सरकार और विपक्ष एक साथ है। मेरे आपसे अपील है रंजीत जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, हम एक है, हम भारत को आगे रखें, और भारत इस वक्त क्या कर सकता है उस पर आप बातचीत करें। आज मैं ट्वीट भी किया, मैं पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। खालिदा जी के साथ कुछ हमारे ऐसे सेक्शंस है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिनका उनके साथ एक अच्छा रिश्ता है। यही क्राइसिस आया था जब तालिबान की सरकार बनी थी अफगानिस्तान में। विपक्ष के कुछ लोगों ने वर्तमान सरकार के साथ बात करते, आज भारत का अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता है जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। हमें भारत को आगे रखना है। हम हर शो में करें राहुल गांधी खराब है, मैं कहूं मोदी जी खराब है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं नहीं है। तहसीन, मेरा सवाल भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में नहीं है। हम कोई फॉरेन पॉलिसी पर डिबेट नहीं कर रहे। फॉरेन पॉलिसी की डिबेट आज करने में यहां नहीं करूं। मैंने स्पष्ट लहजे में आपसे पूछा कि भाई इस देश का जो विपक्ष है, क्या जिस तरीके से बांग्लादेश में का विपक्ष गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करता रहा, और उसका नतीजा है कि आज बांग्लादेश अराजकता की आग में झुलस रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि हम इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं पे बार बार सवाल उठाकर, हमने इस देश के चुनाव आयोग से लेकर और ईवीएम तक पर बार बार सवाल उठाकर हमने अपने देश के लोकतंत्र को इसी तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की? क्या हमने अपनी चुनी हुई सरकार को तानाशाह कह करके और बार बार इसी तरीके से उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की? मैंने सवाल ये किया था और मैं इस अपने सवाल पर अड़िग हूं, इसका जवाब देना चाहिए आपको। नहीं, विपक्ष का काम है हर चीज पर सवाल उठाना,
हाँ। और सरकार का काम है हर चीज से विपक्ष को जवाब देना और कभी उन पर अटैक करना। जो हमारे देश में नहीं होता है, जो बांग्लादेश में होता है, विपक्ष को जेल में बंद करना, लोगों को लोगों को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये कहना कि हम आपको आप देशद्रोही हो। देखिए, और घमंड इसलिए नहीं दिखता। ये भी जायज है कि जाकर के राहुल गांधी अमेरिका में कहें कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है और दुनिया को देखिए, दखल देना मैं चाहिए। जेन्युइनली इस वक्त बांग्लादेश में राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो स्टेटमेंट मोदी जी का था विपक्ष मुक्त भारत, वो शेख हसीना का था। लेकिन भारत में इस तरह की हालत नहीं हो सकती, क्योंकि कितने भी डिफरेंस अग्निवेश जी और मेरे हो, कितने भी हो, कितना भी एजेंडा चले, हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। मैं अग्निवेश जी के बोलने की आजादी के लिए लड़ूंगा, वो मेरे आप बोलने की आजादी के लिए लड़ेंगे। यहाँ की आर्मी अपोलिटिकल है, एसपी सिन्हा जी बैठे हुए, चाहे कितना भी वो विपक्ष से नाराज हो, देश हमारा सिविलियन गवर्नमेंट ही चलाएगा। और इसका क्रेडिट हम नेहरू से लेकर मोदी सबको देना चाहिए। तो ये एक लोकतांत्रिक मुल्क है, इसमें हर लोकतंत्र को और मजबूत होना चाहिए। कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता, हर लोकतंत्र में कोई ना कोई गलती होती, सरकार भी गलती करती है, विपक्ष भी गलती करता है। मूल है कि हम एक दूसरे के राइट्स के लिए खड़ा हो, एक दूसरे को हम देशद्रोही ना कहे। ये मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल देशद्रोही का सवाल नहीं है। देशद्रोही कहना किसी को भी, मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की उस प्रवृत्ति की तरफ मैं ध्यान खींच रहा हूं कि भाई कैसे किसी देश का लोकतंत्र डिस्क्रेडिट हो जाता है, कैसे दुनिया के लोगों को कहने का मौका मिल जाता है। क्योंकि आप जब वहां के चुनाव का बाइकआउट कर देते हैं, आप कह देते हैं कि ये पूरा चुनाव ही फर्जीवाड़ा है, तो भाई अभी चुनाव के ठीक पहले, अभी कितने पुरानी बात है भाई, कुछ महीने पुरानी बात है, जब विपक्ष खुल सारे मंच से कह रहा था कि अगर हमें सीटें नहीं मिली इसका मतलब होगा कि ये पूरा चुनाव फ्रॉड है, इसका मतलब है कि ईवीएम फ्रॉड है। और तो और अखिलेश यादव तो चुनाव के बाद ये भी कह रहे थे कि भले हमको बहुमत मिल जाता तो भी हम कहेंगे कि ईवीएम फ्रॉड है। भाई आप अगर इस तरीके से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते रहेंगे तो आप इस देश के लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं, उसके कैसे हितैषी हैं? प्रोफेसर कपिल कुमार, यह सवाल मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जो लोग इस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को डिस्क्रेडिट करते रहेंगे, वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र के झंडा बरदार हैं। देखिए, लोकतंत्र का इतिहास और लोकतंत्र को अगर हमें मजबूत करना है तो पहला नियम लोकतंत्र का यह है कि लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल भी जो है लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करें। उन राजनीतिक दलों के अंदर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो कि छोटे कार्यकर्ता से लेके और ऊपर तक का जो अधिकारी है उसका भी एक वो होना चाहिए। एक जमाना था इन राजनीतिक दलों में चुनाव हुआ करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मुझे याद है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो कांग्रेस के डेलीगेट चुने जाते थे, फिर वो डेलीगेट उस अधिवेशन में जाकर के वोट डालते थे। और आपने मतभेद भी देखे कि 1928 के अंदर किस तरीके से कलकत्ता के अंदर जब गांधी जी ने कहा नहीं डोमिनियन स्टेटस और नेताजी सुभाष ने कहा नहीं पूर्ण आजादी, वोटिंग भी हुई। मुझे ये बताइए कौन सा राजनीतिक दल जो है जो आज दूसरों पे आरोप लगाता है कि वो शहंशाह हो गए हैं और डिक्टेटर हो गए हैं, उनकी प्रक्रिया कार्य करने की किस लोकतांत्रिक दल की जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो मुझे समझा दिया जाए। दूसरी बात, एक और फैशन बन गया है गरीब की बात करना, दलित की बात करना। और कौन लोग करते हैं ये बात? जो इन दलों के नेता हैं। इन दलों के जरा वो देखिए इन पे कितनी संपत्तियां हैं। 12,000 करोड़ का बिजनेस करने वाला दहाड़े मार मार करके चिल्लाता है गरीब मर गया इस देश में, गरीब को मारा जा रहा है इस देश के अंदर। ये कहां का प्रजातंत्र है? उसके बाद में मुझे बताइए, मैं बहुत दिन से इस बात को कहता आ रहा हूं, तहसीन पुलावाला जी ने भी कहा अभी जनरल साहब को सलाम करते हुए, आज हमारा प्रजातंत्र, हमारा संविधान, हमारे जो अधिकार हैं, अगर वो इस देश के अंदर आज सुरक्षित है तो सिर्फ एक वजह से सुरक्षित है कि मेरे देश का जवान 24 घंटे सीमाओं के ऊपर बर्फ के अंदर, तूफान के अंदर, बारिश के अंदर, जंगल के अंदर खड़ा होकर के उसकी सुरक्षा करता है। देश के अंदर जो रोल है विरोधी पक्ष का, दो रोल होते हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विरोधी पक्ष है। एक चुनाव हुआ, आप उस चुनाव में सत्ता में नहीं आ पाए, तो आपका क्या रोल बनता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की तरीके से सरकार पे अपना रोल निभाएं।
बिल्कुल, हाँ। ये प्रजातंत्र है। इसका मतलब कि हाँ, अंदर ये नहीं कि जाकर के कह दें कि भाई ये चुनावी पूरा फर्जीवाड़ा था, ये कह दिए कि लोकतंत्री काम नहीं चल रहा, खतरे में आ गया। हाँ, ये प्रजातंत्र है कि पार्लियामेंट में जहां आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, हाँ, वहां तो संसद में आप नहीं बोलेंगे, वहां से तो बाहर निकल आएंगे नारे लगाते हुए या माइक तोड़ते हुए, और बाहर आकर के गांधी बाबा की मूर्ति के नीचे बैठ जाएंगे कि हम तो अहिंसावादी हैं, देश का संविधान। ठीक बात है। मैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है, जरा बांग्लादेश से का अपडेट भी लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बांग्लादेश से इस समय जो बड़ी खबर है वो ये है कि बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डॉक्टर हसन महमूद, एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जिस तरीके के वहां हालात हैं, उसमें जो पिछली सरकार रही है, यानी कि शेख हसीना की सरकार रही है, उनके लोगों को, उनके मंत्रियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। गृह मंत्री के घर में आगजनी कर दी गई और बहुत सारे दूसरे जो वहाँ नेता हैं उन पर हमले हो रहे हैं। खास करके जो लोग हिंदू नेता हैं उनकी पार्टी के, उनमें से 2 की तो मॉब लिंचिंग तक की घटना सामने आ चुकी है। और एक तरीके से जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसके जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ इस तरह का एक तरीके से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये आगे किस रूप में आगे बढ़ेगा, आप इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल मेजर जनरल एसपी सिन्हा के पास चलते हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, हम बांग्लादेश के भीतर से जो खबरें आ रही हैं, मैं चाहता हूं कि उसको लेकर के आपसे कुछ चर्चा हो कि बांग्लादेश में आज जब ये आंदोलन चल रहा था तो कहा गया कि ये आंदोलनकारी छात्र हैं जो कि आरक्षण को लेकर के और वहां बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पे हैं। आज जब ये आंदोलन सो कॉल्ड अपने मुकाम पे पहुंच गया, इसका जो भी मकसद था, सत्ता से हटाना शेख हसीना को या तख्ता पलट करना या जो भी, आज उस आंदोलन की एकदम दूसरी तस्वीर हमारे सामने है। और वो तस्वीर है कि आज वहां का हिंदू अल्पसंख्यक, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कहां जाए। उसके खिलाफ कैसी कैसी वारदातें हो रही है। मैं उसमें से बहुत सारी तस्वीरें तो ऐसी है कि हम टीवी पे दिखा नहीं सकते, इस तरह की तस्वीरें आ रही है। मरे हुए आदमी के सिर पे, के चेहरे पर जूते से मारा जा रहा है और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। अब बताइए कि ऐसे में वहां का हिंदू समुदाय, अब उसके सामने क्या सिचुएशन है और भारत सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, आप किससे बात करेंगे? जो अभी सत्ता में है। सत्ता में कौन है? अभी टेम्पररी आर्मी चीफ है वहां का। तो हमको डिप्लोमेसी के माध्यम से, हमको बैकडोर डिप्लोमेसी से, हमारे जो एसेट्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ पे, हमारे जो एसेट्स हैं वहाँ सेना में, हमको बांग्लादेश के आर्मी चीफ से बात करना पड़ेगा। और हमको कहीं ना कहीं इशारों में बताना पड़ेगा कि हमारे हिंदू यदि सुरक्षित रहेंगे तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बहुत हैवी होगी। ये संदेश देना पड़ेगा। यदि बांग्लादेश समझता है कि उसका चीन उसका हितैषी है, चीन किसी का हितैषी नहीं हो सकता है। श्रीलंका ने इस चीज को अनुभव कर लिया है। हरमन तोता में उसने खेल देख लिया है। 99 इयर्स का लीज का खेल देख लिया है। सब आपको पहले ग्रैंड स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है। ये जो स्टूडेंट एजुकेशन है, ये खाली मुखौटा था। ग्रैंड एम था शेख हसीना को हटाओ, और सुपर ग्रैंड एम था कि हिंदुस्तान का प्रभाव, हिंदुस्तान की मैत्री जो बांग्लादेश के साथ है, उसको खत्म करो। जो मांडला पोर्ट में अभी जो समझौता हुआ था मोदी सरकार और शेख हसीना जी के बीच में, वो चीन को पेट में दर्द कर रहा था। चीन की जो स्ट्रैटेजी रही है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हिंदुस्तान को चारों तरफ से चक्रव्यूह में उसको लपेटो, चाहे वो श्रीलंका हो, हरमन तोता हो, चाहे गॉर्डर पोर्ट हो, चाहे वो चिटागंग पोर्ट हो, हिंदुस्तान को देखिए, चीन और हिंदुस्तान के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि चीन चाहता है एशिया को कौन डोमिनेट करे। मुख्य प्रश्न यह है, खेल वहां से शुरू होता है और बाकी चीज तो सब बैकवर्ड इंजीनियरिंग है। खेल वहां से शुरू होता है, लेकिन हम लोग, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत सॉफ्ट हैं हिंदुस्तान में। जब तक हम लोग टफ स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक हम सटम साठम समझ सहित का संदेश नहीं देंगे कि तुम ये करोगे तो ये होगा। यदि पाकिस्तान समझता है कि बांग्लादेश को इस तरह से बर्बाद करके वो अफगानिस्तान का क्या अनुभव है आपको? बहुत तो चल रहा था पाकिस्तान, क्या हुआ अफगानिस्तान में? अब दोनों में उसकी क्या स्थिति है? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत सशक्त देश है। हमको अपना मसल पावर दिखाना पड़ेगा और सठम साठम समाचरित हमको लागू करना पड़ेगा। हम ऐसे अपने दो सेकंड हम अपने हिंदू पॉपुलेशन को बांग्लादेश में ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। बिल्कुल, मैं कपिल कुमार के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं बता दूं
कि अभी हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में किस तरह की खबरें आ रही है बांग्लादेश के भीतर से, और इस समय वैसी ही एक और दूसरी खबर आ गई है कि बांग्लादेश में उत्तरी हिस्से में उसके हिंदुओं के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे बड़ी संख्या में हिंदू पहुंच रहे हैं और वो हिंदुओं पर जो वहां लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद जो वहां अफरा तफरी मची हुई है, वो उसकी वजह से वहां लोग इतने डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि अगर बॉर्डर के करीब रहेंगे तो शायद वो सुरक्षित रहेंगे और जरूरत पड़ने पर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हैं जहां पर कि बड़ी संख्या में जो दूसरे हिस्से से बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से लोग भागकर और बॉर्डर इलाकों की तरफ आकर के शरण लिए हुए हैं ताकि वो वहां पर उनके जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ उससे बच सके। अब आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें, 2 दिन अभी दूसरा ही दिन है, तख्ता पलट का दूसरा ही दिन है और इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। अभी जो बंगाल में और बहुत सारे नेताओं ने, अभी शुभेंदु अधिकारी ने कहा और बहुत सारे दूसरे नेताओं का जो आशंका है कि अगर हालात वहां जल्दी काबू में नहीं हुए तो भारत पर एक और शरणार्थी संकट जो है वो गहरा सकता है। हो सकता है कि बड़ी संख्या में भारत को फिर से शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह देनी पड़े क्योंकि वहां हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। एक बार कपिल कुमार के पास चलते हैं। कपिल जी, भाई ये तस्वीरें हम आप देख रहे हैं और वो जाहिर सी बात है बहुत भयावह तस्वीरें हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ का जो एक पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम है वो इस पूरे आंदोलन और इस पूरे तख्ता पलट का के महिमा मंडन में जुटा हुआ है। देखिए, मैं 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा। सन 71 में बताया जा रहा है कि 8 करोड़ हिंदू थे वहां पे, अब शायद 1 करोड़ 40 लाख ले गए। और इस बीच जब उन पे हमले, लाख से कुछ ज्यादा, हाँ। इस बीच जब उन पे हमले होते थे तो हमारे यहाँ के लोग ये कहते थे नहीं, हमें बातचीत से सुलझाना चाहिए। वो इतने सालों में बातचीत करते करते 8 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख आ गए। आज भी जो लोग कहते हैं बातचीत से सुलझाना चाहिए, इसके सिर्फ 2 तरीके हैं, मैं बताऊंगा आपको। तुरंत बांग्लादेश की ये जो पार्टी है जमायत इस्लामी और बीएनपी, इनको एक संदेश भेज दिया जाए कि अगर 2 घंटे के अंदर ये हमले नहीं रुकते तो जिस तरीके से इजराइल मिसाइल से उड़ाता है ना, उस तरीके से तुम्हारे दफ्तरों और तुम्हारे घरों को हमारे भारत की मिसाइलें उड़ा देगी। हमको आज ये स्टैंड लेना होगा। और दूसरा, मुझे उम्मीद है हमारे एनएसए इतने माहिर सक्षम है। सुन लीजिए, हम डिफेंस में कब तक जाएंगे मुझे बताइए। हजारों साल से नरसंहार सहते आए हैं। दूसरा सुनिए, हमारी सक्षमता एनएसए की जो है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय तक हमारी नेवी मूव कर चुकी हो गई और हमारी नेवी ने बंगाल की खाड़ी में पूरी पोजीशंस ले ली होंगी कि चाइना की नेवी चिटगांव ना पहुंच सके। मुझे विश्वास है इस बात का पूरा। भारत कमजोर नहीं है। और सुनिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं यहां पे। वो टिक्का खान साहब ने सन 71 में कहा था, 1970 में कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। लगता है वो बदल दी उन्होंने। जिन्होंने आजादी दिलाई उस मुजीबुर रहमान का पुतला तक तोड़ दिया गया, स्मारक तक तोड़ दिया गया, और आज वो सारे आईएसआई के एजेंटों के और कट्टर मुल्ला बनकर के वहां पे हिंदुओं पे ये कर रहे हैं। इसका मतलब टिक्का खान सफल हो गए। और एक आखिरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय ये क्यों नहीं समझते कि कट्टरवाद की जो इस्लामिक है ये एक मानसिकता है। मैं सारे मुसलमानों को दोष नहीं दे रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन हमारे जज साहब क्या जजमेंट देते हैं कि बिन लेडन की फोटो रखना और आईएसआई का झंडा रखना ये साबित नहीं करता आप आतंकी हैं। अरे भाई साहब, वो एक मानसिकता है। और मैं उन जज साहब से कहा, ट्वीट किया मैंने कि जज साहब अगली बार जब अमेरिका जाएं तो एक टी शर्ट पहन के जाइएगा जिसपे बिन लेडन की फोटो लगा दीजिएगा और अपनी अटैची पे आईएसआई का झंडा लगा दीजिएगा। मैं देखता हूं JFK एयरपोर्ट पे आपको क्या ट्रीटमेंट मिलता है। और अंतिम बात कहूंगा अमित शाह जी से। अमित शाह जी, पार्लियामेंट में ये कहने से कि हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे बात नहीं बनती। हमें जान नहीं देनी है। हमें आज जरूरत इस बात की है कि जिन हिंदुओं को वहां कत्ल किया जा रहा है उनकी जान बचानी है और जान उनकी लेनी है जो उनका कत्ल कर रहे हैं, ताकि अपनी जान देनी है। अब ये जो तस्वीरें बांग्लादेश के भीतर से हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुझे लगता है कि अगर इस पर भारत सरकार ने किसी तरीके से इंटरवीन नहीं किया, उसका तरीका क्या होगा वो फॉरेन एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ तो ये तो बहुत चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। रंजीत जी, मैं
ये तो सारी बातें जो हैं वो जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन भारत की जनता को और तहसीन पूनावाला जैसे लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जो भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बॉक्स न्यूज बना करके पेश करता है, वो जॉर्ज सोरेस जो कहता है कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अनसीट करने के लिए मैंने इतने करोड़ डॉलर का इन्वेस्ट कर दिया है, हमारे देश के एक पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान जाके कहते हैं कि हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को, प्रधानमंत्री को हटाने में आप हमारी क्या मदद कर सकते हो? इन सब पर कौन रोक लगाएगा? भारत की जनता इसको कैसे देखे? नहीं, तहसीन तो उसका आज जवाब का ही नहीं दे रहे। हिंदुस्तान, मैं एक छोटी सी सवाल बात को ले ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान, और मैं आज मुस्लिम समुदाय से अपेक्षा रखता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो गाजा पर, फिलिस्तीन पर रो रहे थे, आज उनमें से किसी एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, एक शब्द निकला क्या? नहीं निकला ना, नहीं निकला किसी के मुंह से। तो ये सच्चाई सामने आती है रंजीत जी। हम सब उस लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं मुस्लिम समुदाय के उन नेतृत्व से कह रहा हूं, आम मुसलमान नहीं, आम मुसलमान के भीतर जो संवेदना है, तहसीन पूनावाला के भीतर संवेदना हो सकती है, आम मुसलमान जो पंक्चर लगाता है, जो बढ़ई का काम करता है, उसके भीतर संवेदना वो नहीं है। लेकिन जो इस देश में मुस्लिम नेतृत्व की अपेक्षा रखते हैं, उनके मुंह से क्यों नहीं निकलता? ये है वास्तव में अपीजमेंट, घटिया अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स का यथार्थ हिंदुस्तान की राजनीति। तहसीन पूनावाला, इससे बाहर आना होगा। तहसीन पूनावाला, वैसे राजीव शुक्ला ने एक ट्वीट करके बताया है, उन्होंने भी चिंता जताई है, बाइट भी दिया है, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं इससे वो चिंतित हैं। लेकिन जो बड़ी बात अब निजेश अवस्थी कह रहे हैं कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप है और जो कांग्रेस का जो बड़ा लीडरशिप है, वो ऐसे मुद्दों पर क्यों हमेशा चुप्पी साध लेता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है मैं उसकी बात कर सकता हूँ। मैं ओवैसी जैसे लोगों की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनको मुसलमान लीडर मानता नहीं हूँ। मैं उनको पॉलिटिकल, मैं मानता हूँ कि वो भाजपा के साथ मिले हुए देश को पोलराइज करने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस की लीडरशिप है, मैं मानता हूँ अभी इस वक्त समझदारी इस चीज में कि हम प्रधानमंत्री जी का साथ दे। बांग्लादेश की जो अगली सरकार आने वाली है, और जैसे मेजर जनरल साहब ने कहा कि अब वहां पे आर्मी चीफ होके कुछ थे इंचार्ज, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाकर सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी होंगी 20,000 करीबन भारतीय वहां पे काम करते अलग अलग उनपे, उनको सुरक्षित रखे सबसे पहली। दूसरी हमारी प्रायोरिटी होगी वहां के ऑब्वियसली हमारे हिंदूज को सुरक्षित रखे, जो बांग्लादेशी हिंदूज है। तीसरी प्रायोरिटी होगी जो पलायन होगा बांग्लादेश से भारत के अंदर, ऑलरेडी रोहिंग्याओं का दबाव है, अब बांग्लादेशियों का दबाव होगा। इससे हमारे जो बॉर्डर एरिया से बहुत हम पर असर होगा। हमें ऑलरेडी हमारा ऑलरेडी मणिपुर जल रहा है, तो इन चीजों को लेकर हम उसको रिजॉल्व करें, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। दूसरी, एक छोटा सा सवाल, समय कम है, इसी से जुड़ा हुआ तहसीन, कि क्या बांग्लादेश की आज की स्थिति देखकर आपको लगता है कि वाकई इस देश में सीएए की जरूरत थी? तो मैंने सीए के कानून को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा एक जो वर्तमान सरकार के साथ ऑब्जेक्शन हो वो ये है कि उन्होंने सीए में डेट लगाया 31 दिसंबर 2014 कट आउट डेट। ये 31 दिसंबर 2014 है क्या? ये अमित शाह जी के दिमाग में कोई बात आ गई या माननीय मोदी जी के दिमाग में कोई बात आ गई? वेग डेट क्यों है? उल्टा सीए की जरूरत आज है। अब देखिए, अब ये जो कटआउट है ना, अफगानिस्तान के हिंदू सिखाएंगे ना बांग्लादेश कहेंगे, मतलब तारीख से प्रॉब्लम है, सीए कानून से प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए रंजीत भाई, हिंदू सिख जैन कहां जाएंगे? समय मेरे पास समय कम था मेरे पास। हाँ, इसलिए अब मैं अब आगे इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से दिखा दीजिए कि आज जो हमने सवाल पूछा था उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार लोगों की राय भी शामिल कर लेते हैं इसमें। और दिखाइए, सवाल हमने पूछा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और इसके जवाब में कह रहे हैं लोग कि जिहादी हमला कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 53% हैं, और 45% लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाना हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है और उनको बचाना चाहिए, और हालात सुधर जाएंगे ऐसा मानने वाले लोग नहीं के बराबर हैं। सिर्फ 1.5% लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि बांग्लादेश मामले पर मोदी सरकार के रिस्पॉन्स को आप कैसे देखते हैं। उसमें से करीब 78% लोग ये कहते हैं कि जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभा रहा है भारत, और मानवीय आधार पर मदद जारी रखना चाहिए, ये 14% मानते हैं। और मोदी सरकार का रिस्पांस बहुत सजग नहीं है, बहुत अलर्ट नहीं है, 8% लोग मानते हैं। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार अलर्ट नहीं है इस पूरे मामले पे।
और सवाल नंबर 3, बांग्लादेश में हिंसा की खबरों पर इंडी गठबंधन के जो नेताओं की प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं आप? इसमें 42% लोग कह रहे हैं कि इंडी के नेता तुष्टीकरण कर रहे हैं, 55% ये मानते हैं कि कट्टरपंथियों को उकसाया जा रहा है और इंडी के नेता सही सवाल उठा रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2.5% लोग हैं हमारे दर्शकों में। तो ये था लोगों की राय।